लगता है कि ये मेजर जो है ये टेम्परेरीली तो ठीक है, मगर ये लॉन्ग टर्म में इतना आसान नहीं है जितना अगर लग रहा है कि यार सब कुछ ठीक हो गया है। लग नहीं रहा, क्योंकि देखें मैं बार बार वही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। ये आपके किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ करने के लिए तो यू कैन यूज़ सच क्रैकडाउन्स, फोर्स वगैरह, बट दिस इज़ अ मार्केट एंड दिस इज़ एन एंटायर इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी और मार्केट में रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर का रेट कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी कि 3 हफ्ते पहले डॉलर 300 रुपये का मिल रहा था ओपन मार्केट में। उसके बाद देखते ही देखते हमने देखा कि इस महीने के शुरू में ये डॉलर जो है 335 रुपये तक पे चला गया, मगर उसके बाद 4-5 दिनों के अंदर ही ये वापस 300 रुपये बल्कि उससे भी एक आध रुपया नीचे पे आ चुका है। मगर ज़रूरी बात यह है कि करेंसी मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह आखिर है क्या, यानी कि डॉलर पहले इतना ज़्यादा ऊपर कैसे गया और क्यों गया, और फिर इसको वापस नीचे कैसे लाया गया, और ये जो वापस नीचे लाया गया है ये क्या सस्टेनेबल है या नहीं है। इसी को जानने के लिए चलते हैं यूसुफ निज़ामी के पास, जो कि प्रॉफिट के जॉइंट एडिटर भी हैं और इससे पहले वो एक बैंकर थे, और बैंकर भी एक नॉर्मल बैंकर नहीं बल्कि एक बड़े बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एफएक्स ट्रेडिंग को ही देखा करते थे। तो इस लिहाज से ये इस मामले के ऊपर हमारे एक इन हाउस एक्सपर्ट हैं। जी यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? साहब मैं ठीक ठाक, आप कैसे? जी यूसुफ, तो ज़रा बताइएगा कि आपने ये जो एक स्टोरी की है इसके अंदर मेन फाइंडिंग्स क्या हैं? अच्छा, एक आपने वो तो एक्सप्लेन कर दी कि फ्लक्चुएशन कितनी हुई थी, रेट्स वगैरह स्पेसिफिक्स, तो इसमें एक समझने वाली बात ज़रूरी ये है कि जो मार्केट ऊपर गई थी, जो 300 कुछ से ऊपर 335 को टच की थी, वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हुआ था, और जो ये नीचे आई है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से आई है। अब कुछ लोगों का ख्याल ये था कि इस सारे चीज़ के दौरान एक अनाउंसमेंट हुई थी, या समझें एक न्यूज़ आई थी कि 25 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया से और इतने ही डॉलर्स जो हैं वो यूएई जो है वो ओवर द नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। तो कुछ लोग कह रहे थे शायद इस वजह से या इस न्यूज़ की बेसिस पे कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, तो नीचे आना शुरू हो गया, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ इतनी बड़ी करेक्शन लाने के लिए मार्केट में। सो उसके बाद जो हमने स्टोरी में डिस्क्राइब किया कि डंडा चलाया गया है, इसका मतलब यही होता है कि एक बड़ा एक्सटेंसिव और इफेक्टिव क्रैकडाउन किया गया है। सो स्टोरी जो है वो बेसिकली ये हमारी रिसर्च ने एक्सप्लेन किया या बताया है कि किन वजूहत से ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ओपन मार्केट, और इंटरबैंक जो है ओपन मार्केट से रिलेटेड किस तरह होती है। तो यूसुफ, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, अगर आप हमें थोड़ा सा ये बता सकें पहले कि इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में मेन डायनामिक्स होते क्या हैं सप्लाई एंड डिमांड के? जी, सो इंटरबैंक एज द नेम सजेस्ट बैंक्स की मार्केट है, एक्सक्लूसिवली बैंक्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हीं के लिए वो मार्केट, और इस मार्केट में जाके वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं करेंसी की, जिसमें रुपीज़ भी हैं, उसमें यूएस डॉलर्स भी हैं, फॉरेन करेंसीज, और उसमें कुछ आपकी मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जिसमें पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स, सुकूक्स आ जाते हैं। बट हमने अपने आर्टिकल को सिंपल रखने के लिए सिर्फ डॉलर्स को डिस्कस किया। तो अगर आपने एक एग्जांपल लेनी है, एक एक्सपोर्टर है, उसके समझें प्रोसीड्स जो हैं, उसने फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट की है जीन्स एक्सपोर्ट की है यूएस में उसने, तो उसके $1,00,000 की प्रोसीड्स आ गई हैं। तो सारी जो प्रोसीजर्स वगैरह पूरे हो चुके हैं, टाइम पूरा हो गया, अब उसने उसको रुपये में कन्वर्ट कराना है। सो वो जाएगा अपने बैंकर के पास और कहेगा यार मुझे इसका बेस्ट पॉसिबल रेट ले दो। सो वो बैंकर जो है वो ट्रेजरी को कॉल करेगा। ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो होती है वो इंटर बैंक के अंदर पार्टिसिपेट करती है। बैंक्स पार्टिसिपेट इन द इंटर बैंक थ्रू देयर ट्रेजरी, सो इंटर बैंक डेस्क होती है। उधर वो एफएक्स वाला देखेगा और उसको रेट दे देगा, वो थोड़ी नेगोशिएशन करेंगे, लेट्स अज्यूम 305 पे उसका रेट फाइनल हो जाता है। यूसुफ, सो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्सपोर्टर के जो $1,00,000 मिल रहे हैं, ये एक्सपोर्टर के डॉलर हैं जो कि वो बैंक को बेच रहा है, विच मीन्स कि जब आपने कहा कि बेस्ट पॉसिबल रेट वो मांगेगा तो वो एसेंशियली ज़्यादा से ज़्यादा रेट मांगेगा। हाँ जी, बिकॉज वो डॉलर बेच रहा है, डॉलर वो बेच रहा है इंटर बैंक को, और रुपी अमाउंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रेट सीख करेगा वो। सो उसकी डील तो होगी। अब बैंक के पास आ गए $1,00,000, तो उन्होंने क्या करना है? इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि बैंक के पास इसके हिफ़्ज़ एक इंपोर्ट पेमेंट है, वो ज़रूरी नहीं है $1,00,000 की हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो उसके पास एक एक्सपोर्ट की पेमेंट है जो एक इनफ्लो है, और उसके पास आगे एक इंपोर्ट की पेमेंट है किसी और क्लाइंट की जिसने चॉकलेट इंपोर्ट की है पाकिस्तान में बेचने के लिए। सो उसको वो
$1,00,000 दे देगा और पेमेंट कर देगा उसके बिहाफ पे बैंक, ठीक है जी। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि वो वही डॉलर्स लेगा और इंटर बैंक में जाएगा और वहाँ पे सिमिलरली कोई और बैंक होएगा जिसके पास $1,00,000 की इन्फ्लो नहीं हुई उस दिन और उसको ज़रूरत है, उसकी भी वहाँ को इम्पोर्ट की पेमेंट आई हुई है, सो वो वही $1,00,000 जो है उस बैंक को बेच देगा। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई पेमेंट ना हो किसी और बैंक की और इंटर बैंक में उस तरह से कोई और बैंक ढूंढ नहीं रहा $1,00,000 अपनी यूज़ के लिए, तो उसको फिर भी बेचने पड़ेंगे मार्केट में जाके, क्योंकि स्टेट बैंक की एक रेगुलेशन है कि आपने एक मिनिमम लेवल ऑफ डॉलर्स जो हैं अपनी बुक पे रखने, अपनी एफएक्स बुक जो होती है, जो पोजीशन होती है बेसिकली, सो विच मीन्स के उससे ऊपर भी नहीं हो सकते आप, उससे नीचे भी नहीं हो सकते। सो जब आप ऊपर होंगे तो आप बेच देंगे इंटर बैंक में जाके, जब आप नीचे होंगे तो जाके कवर कर लेंगे, जिसका मतलब है ख़रीद लेंगे मार्केट से। सो आपकी पोजीशन जो है वो जो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है उसके दायरे में आ जाएगी। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जिसमें फ़र्ज़ करें एक बहुत बड़ी पेमेंट है जो यूजुअली ऑयल की होती है, लेट्स अज्यूम इट्स $2 मिलियन फॉर एग्जांपल, इससे ज़्यादा ही होती है बट एग्जांपल पर्पसेस के लिए कर लेते हैं। सो अब $2 मिलियन ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन बंदा उठा है, उसने कहा है कि यार मेरी आज ऑयल की पेमेंट मैं आज ही इंटर बैंक से ख़रीदूँगा और आज ही पेमेंट कर दूँगा। इस तरह होता नहीं है, हमारी बड़ी शॉर्ट सप्लाई में होते हैं डॉलर्स, स्पेशली आजकल। सो ही विल प्लान इट आउट इन अ कपल ऑफ डेज़, 5 दिन 6 दिन जो है वो बाइंग करेगा बिफोर द डे ऑफ द पेमेंट। और उससे होता ये है फिर उसको स्टेट बैंक को बताना पड़ता है कि यार मैं रोज़ इतने इतने डॉलर्स ख़रीद रहा हूँ मार्केट से, और फिर मैं अपनी मकसद ये है कि मेरी पेमेंट है तो दे विल बी ऑन माई बुक्स फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 डेज़, तो उसको फिर वो इजाज़त मिल जाती है और फिर वो पेमेंट मीन्स आप अपनी उस लिमिट से ज़्यादा डॉलर्स रख सकते हैं। अगर आपकी कोई बड़ी पेमेंट आगे आ रही है, को आपने एलसी रिटायर करनी है अपने किसी क्लाइंट के बिहाफ पे ऑयल की, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑयल हो या नेसेसरली ऑयल नहीं, कोई भी बड़ी पेमेंट या इकट्ठे पेमेंट्स काफ़ी सारी हो जाए, तो वो ट्रेजरीज का काम ही ये होता है कि ये इंटर बैंक का बेसिकली कि ये मैनेज करना। सो इस तरह की ट्रेड्स जो होती हैं जो इंटर बैंक में इंट्रोड्यूस भी करती हैं डॉलर्स को और इंटर बैंक से निकालती भी हैं डॉलर्स को, ये डिमांड और सप्लाई है बेसिकली इन द मार्केट, एंड दिस इज़ व्हाट डिटरमिन्स द इंटर बैंक रेट। ठीक है। और इसमें जो रेमिटेंसेज आती हैं वो भी एक ऑब्वियसली सप्लाई का जरिया बनती हैं कि जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं बैंक के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, रेमिटेंस, एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स, रेमिटेंसेज, आपकी इनकैशमेंट्स, ये इन्फ्लोज होते हैं। फिर इसमें अगर आपकी कोई एफडीआई आई है वो भी इन्फ्लो होते हैं, विच इज़ रेयर इन आवर केस, बट वो भी इन्फ्लो होती है। आउटफ्लोज में ज़ाहिर है सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्ट इज़ एन आउटफ्लो। उसके बाद अगर कोई रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होने होते हैं वो है, कुछ आपने फीस मल्टीनेशनल कंपनीज जो अपने प्रॉफिट्स वापस भेजती हैं अपने प्रिंसिपल्स को। हाँ बिल्कुल। और आउटवर्ड रेमिटेंसेज एक और आउटफ्लो है, बट वो कम होती हैं क्योंकि उसके करना इतना कोई आसान नहीं होता। बट ये मेजर डिमांड एंड सप्लाई के डायनामिक्स जो है इंटर बैंक मार्केट का रेट तय करते हैं। और ये बड़ी हेविली रेगुलेटेड मार्केट है। ये बड़ा समझना ज़रूरी है कि स्टेट बैंक एज ए रेगुलेटर इंटर बैंक पे बड़ी कड़ी नज़र रखता है और वो ये डे टू डे, पेमेंट टू पेमेंट, बैंक टू बैंक चला रहा होता है। सो ये बड़ा एक डेलिकेट किस्म का एक बैलेंस रखना होता है। ठीक है। और हमें याद है कि पिछले तकरीबन, अब तो तकरीबन इस बात को शायद साल होने वाला है कि इंटर बैंक मार्केट की रेगुलेशन इतनी ज़्यादा टाइट कर दी गई, बल्कि आई रिमेंबर हमने एक आर्टिकल भी लिखा था कि बैंक्स के सारे जो बड़े बड़े बॉसेस को बुला के स्टेट बैंक ने खूब खिंचाई भी की थी और तकरीबन बेसिकली उनको बताया था कि जी ये रेट होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर उनको इंपोर्ट पेमेंट्स करने से भी और एलसीज खोलने से भी मना कर दिया गया था जी। तो ये सारा कुछ स्टेट बैंक जो है एक तरह से इंटर बैंक मार्केट के रेट को मैनेज कर लेता है एक सर्टेन लेवल के ऊपर आर्टिफिशियली। जिस चीज़ बिल्कुल यही करता है, जिस चीज़ पे बड़ा एतराज़ है आईएमएफ को, जो रिलेटेड भी है इस सारे मामले के साथ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए ओपन मार्केट के ऊपर। तो ओपन मार्केट बेसिकली आपकी ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, और इसमें दिस इज़ अ मच मोर इनफॉर्मल मार्केट इन द सेंस कि उस तरह से हेविली रेगुलेटेड भी नहीं है। आती स्टेट बैंक के परव्यू के अंडर ही है, बट स्टेट बैंक उस तरह से नज़र नहीं रखता है इनके ऊपर जिस तरह से इंटर बैंक के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो हो रही होती हैं वो पता नहीं चल रही होती जब तक ऐसा कोई इवेंट नहीं होता जो हमने देखा है अभी पिछले दिनों में। इनकी मेन इन्फ्लोज हैं इनवर्ड रेमिटेंसेस, जो लोग बाहर से अपना पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं यहाँ पे, और दूसरा है जो इनके ब्रिक एंड मोटर लोकेशंस के ऊपर जो इनकी ब्रांचेज होती हैं एक्सचेंज कंपनीज़ की, उनको आके उनके काउंटर के ऊपर फिजिकल डॉलर्स बेचे जाते हैं या ख़रीदे जाते हैं उनसे। सही है। सो एसेंशियली कोई बंदा बाहर से आया है, अमेरिका से आया है, अपने साथ डॉलर्स लाया है,
पाकिस्तान में, तो उसने जाके करेंसी एक्सचेंज के काउंटर पे डॉलर बेचे, तो वो ऑब्वियसली ओपन मार्केट के अंदर एक सप्लाई को बढ़ा देता है। सप्लाई को बढ़ा देता है। इसी तरह जो ठीक है, उनके बट पास ऑन द supply अदर होती हैंड हमें आजकल पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि वहाँ सप्लाई कुछ लगा यही है कि कम है और डिमांड ज़्यादा रही है। तो डिमांड की सोर्सेज ओपन मार्केट में क्या हैं? डिमांड की देखें, एक तो वही है आपकी जो करेंसी की बाइंग है, जो जैसे अगर कोई आके काउंटर पे बेचता है उससे ज़्यादा आपकी है कि ख़रीदे। अब इसमें फ़र्क किस्म के बायर्स हैं। एक तो जेन्युइन बायर है आपका, जिसको जेन्युइन ज़रूरत है, ट्रैवल कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए, बायोमेट्रिक्स क्लियर होने चाहिए, तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। ये अप टू $10,000 आप ले सकते हैं। मिलते नहीं हैं इतने एक गो में, बट उस जो रेगुलेशन है वो यही है कि $10,000 आपको मिल सकते हैं, और एक साल में एक इंडिविजुअल $1,00,000 ले सकता है। दूसरा इसके अंदर जो बायर है वो है इन्वेस्टर। वो बेसिकली जेन्युइन यूजेज पर्पसेस के लिए ले रहा, वो अपनी रुपये की जो वैल्यू गिर रही होती है, जब रुपये डिप्रिशिएट कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डॉलर्स खरीद लेता है, अपने रुपीज़ को कन्वर्ट कर लेता है, और वो डॉलर्स जो हैं वो रख देता है एट अनटिल सच ए टाइम कि या तो उसको ज़रूरत पड़ जाती है रुपये की तो वो जाके बेच देता है, या वो प्रेफर ये करता है ज़रूरत नहीं पड़े और डॉलर बढ़ता जाए एंड ही विल मेक अ प्रॉफिट ऑन इट। तो ये हो गया इन्वेस्टर। ठीक है जी। तो ये दो मेजर सॉर्ट ऑफ डिमांड। आपने कहा कि ये बायर जेन्युइन नहीं होता। जस्ट ट्राइंग टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर कि हम कई दफ़ा ऐसे लोगों को, और ये अखबारों में भी लिखा जाता है जी, ये माफिया है और ये होर्डिंग कर रहे हैं डॉलर्स की, मगर देखा जाए तो मेरा मतलब है कोई इतनी गलत चीज़ भी नहीं कर रहे। जहाँ आपके एक इकॉनमी के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और आपके पास अपने रुपये की, आपने जो ज़िंदगी भर की सेविंग्स है, एक बंदा है उसने ज़िंदगी भर को पैसे सेव किए, रिटायर हो गया हुआ है, अब अगर उसको वो रुपए में रखेगा तो उसके पास तो ऑब्वियसली उस रुपये की परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो अगर उसको नज़र आता है कि जी ये डॉलर ही वो करेंसी है जिसमें स्ट्रेंथ है, जो कि अपनी वैल्यू होल्ड कर रहा है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो इन लोगों को ये कह देना कि जी ये लोग गलत कर रहे हैं या कोई बड़ा आई डोंट नो, मतलब स्टेट बैंक ने मना तो किया हुआ है, मगर देखा जाए तो रेगुलेटरी लिहाज से तो गलत कर रहे हैं, मगर आई मीन हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, और बल्कि फ़ायदा क्या इसमें, तो अगर कहा जाए कि अपना नुकसान से बचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई इतना नाजायज़ काम भी नहीं है। और देखिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव की बात भी है कि आप इस तरह की इकोनॉमी में, ज़ाहिर है एक मसला तो नहीं है ना जी, रुपये की वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। सो मैंने वो जो बात की कि उसके अंदर एक प्रॉफिट का भी एलिमेंट है कि मैं किसी पॉइंट पे जाके बेचूंगा। तो इसी तरह फिर आप गोल्ड पे भी कुछ ऐसे एतराज़ात उठ सकते हैं जो डॉलर पे उठते हैं, बट उस पर इसलिए नहीं उठते क्योंकि वो एक मार्केट जो है वो एक फ़र्क उसके अंदर, इट्स ए डिफरेंट एसेट क्लास, तो इसको भी एक एसेट क्लास समझना चाहिए। बट हाँ, अगर स्टेट बैंक ने मना कर दिया है और या कोई रेगुलेशन को और टाइट कर दिया है इसकी ख़रीदो फरोख्त के अंदर, तो उसको भी हमें we should not ignore it completely. And true. But I think what is important to realize here is कि जिस तरह आपने कहा कि कोई ट्रैवलर आता है बाहर से, तो कोई ट्रैवलर आता है वो $10,000 समझे अपनी जेब में डाल के ले आता है, बेचने आ जाता है काउंटर पे, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ही कैन सेल द डॉलर्स। इनफैक्ट ट्रैवलर नहीं भी है, समझे मैं जो हूँ, मैंने होल्डिंग की हुई थी डॉलर्स की, और मैं करेंसी एक्सचेंज पे पहुँचता हूँ तो वो मतलब ऑब्वियसली मेरा आईडी कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह लेंगे, मगर वो बड़ी खुशी से मेरे डॉलर्स खरीद लेंगे जो भी गोइंग रेट है उसके ऊपर। वो मुझसे कोई टिकट, पासपोर्ट नहीं मांगेंगे कि ये मेरे पास डॉलर कहाँ से आए। अब जहाँ से भी आए वो कहेंगे यार वापस सिस्टम में आ रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह ले लो। सो सप्लाई जहाँ तक ओपन मार्केट की है उसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जहाँ डिमांड की बारी आती है वहाँ अगर मैं $10,000 लेने चला जाऊँ तो वो पूछेंगे जी क्यों चाहिए, अच्छा प्रूव करें कि आपको इसी वजह से चाहिए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट दिखाएं, वीज़ा दिखाएं। तो इन अ वे ओपन मार्केट का रेट जो है थ्रू द स्टेट बैंक रेगुलेशंस, इट इज़ बायस्ड टूवर्ड्स कि वो लोअर साइड पे रहेगा रादर देन कि ऊपर साइड पे जाए, बिकॉज डिमांड को आपने रेगुलेटरी मेजर से कंट्रोल किया हुआ है। अब वो असल में कितना कंट्रोल होता है और नहीं होता वो एक अलहदा आई थिंक डिस्कशन है, और उसी पे अगर आप हमें नेक्स्ट बताएं कि ये रेट इतना ऊपर कैसे गया था। तो ये होता ये है कि मार्केट में जब सप्लाई कम हो और डिमांड हमें पता है नेचुरली ज़्यादा है, तो फिर जो मार्केट डायनामिक्स है रेट ऊपर जाएगा। बट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इज़ के लोग जो हैं उनको केटर किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, जिनकी ये इनजेन्युइन कह लें डिमांड है,
और जो इन्वेस्टर पर्पसेस के लिए लेना चाह रहे हैं। होता ये है कि यही ले लेते हैं $10,000 की अमाउंट को, एक कस्टमर जाता है उस $10,000 खरीदने निकला मार्केट में, वो एक मनी चेंजर में जाएगा, उसके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, उस पर बाय सेल लिखा हुआ है 315 317 या 315 318 सॉरी, ₹3 का स्प्रेड होता है जो 1% मेंटेन करना होता है इन्होंने बाय द वे, तो आजकल वो ₹3 बनता है कोई, तो 318 पे कहता है मुझे दे दो $10,000, चीज़ चूज़ कोई नहीं मेरे पास, ना टिकट है ना पासपोर्ट है कुछ है, तो ऐसे तो नहीं मिल सकता, तो कहता है मैं प्रीमियम दे देता हूँ, विच मीन्स कि मैं थोड़े ऊपर दे दूंगा पैसे, ज़्यादा रेट पे ले लेता हूँ। तो वो कहता है सर मैनेजर साहब पीछे बैठे उनसे बात कर लें, वो चला जाएगा मैनेजर के पास, अभी हाइपोथेटिकल है लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं हुआ ज़रूर होएगा ये, वो मैनेजर के पास जाता है, वो कहता है जी आप ऐसा करें 328 पे ले लें मेरे से, वो 328 पे डील हो जाती है, तो 328 की रेट पे मार्केट से डॉलर निकल गया, ठीक है जी। अब हुआ क्या है कि 315 पे है बाइंग रेट और 328 पे चला गया है आपका सेलिंग रेट एक, और ये जो दूसरी जो 328 वाली है ये ऑफ द बुक ट्रेड है, इसकी कोई रसीद नहीं है, कोई स्टेट बैंक को रिपोर्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जबकि जो ऑन द बुक ट्रेड होती है जो 315 पे और 318 पे होगी वो उसकी रसीद भी निकलेगी, कस्टमर को मिलेगी भी, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग भी होगी स्टेट बैंक को, जी इतना इन हुआ, और सारी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी होगी। ऑब्वियसली इसकी क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है तो वो स्टेट बैंक को बता भी नहीं सकते इस बंदे को हमने $10,000 बेच दिए, एसेंशियली गलत काम कर रहे हैं। बट उससे होता क्या है कि उसके पास एक बहुत रूम क्रिएट हो गया, 315 उसका ऑफिशियल रेट है जिस पे ऑन द बुक्स वो ट्रांजैक्शन करेगा, और 328 उसका ऑफ द बुक रेट हो गया जिस पे वो मार्क करेगा। अब जब वो कोई उसके पास थोड़ी देर बाद एक $10,000 का सेलर आता है कि जी मैंने $10,000 बेचने हैं, जो भी है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे, तो ऑफिशियल रेट पे ऑन द बुक्स ट्रेड होगी, वो कहेगा जी मैं आपको 315 दूंगा, ठीक है, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे यहाँ से ये मिल रहा है वो, तो वो उसका बिजनेस रखने के लिए अपने पास, क्योंकि आगे कहीं जाएगा उसको 2-3 रुपये और ऊपर मिल जाएंगे, वो उसको दे देता है 317, ठीक है जी, 307 विच मीन्स मार्केट से ₹2 ऊपर दे देता है उसको। तो अब जो ऑफिशियल बाइंग रेट है वो हो गया अब 317, ठीक है जी, और वो जो ₹3 का आपने एक स्प्रेड रखना है बीच में जो 1% मेंटेन करना होता है, उसका मतलब जो 317 हो गया बाइंग तो 320 होगी आपकी सेलिंग, ठीक है जी। तो इस तरह रेट बढ़ गया, 320 पे सेलिंग चलेगी। अब आप इमेजिन करें कि इस तरह की हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अक्रॉस द कंट्री एवरी डे। सो इस तरीके से ओवर 5-6 डेज जब ये बहुत बढ़ जाती हैं और सप्लाई वैसे ही टाइट होती है और आप बेची जा रहे हैं महंगे रेट पे, ट्रेड्स हो ही जा रही हैं, तो वो मार्केट का रेट बनता जाएगा और फिर आप पहुंच जाएंगे 335 पे। सो इस तरह मार्केट जो है वो बढ़ाई जाती नहीं बढ़ जाती है। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है यूसुफ, तो अब इस पे आए कि अब पाकिस्तान में जब ये इंटरबैंक का रेट इस ज़माने में जब आप बात कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के ओपन मार्केट को 335 पे ले गए और इंटरबैंक जो है वो 302 या कोई इस किस्म के रेट पे थी, यानी कि 5 टाइप पे थी, हाँ 5-6 पे थी, मैं 30 रुपये का तकरीबन फ़र्क पड़ गया था इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में। ये बात रेलेवेंट क्यों है हमारी स्टोरी के लिए और जो आगे होता है इसके बाद? अच्छा, देखें ओपन मार्केट जो है ना वो ऐसी कोई बहुत वॉल्यूम्स नहीं होते यहाँ पे जिस तरह के इंटरबैंक में होते हैं कि वो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट करे, चेंजेस लाए। मतलब कि $20,000 की इनवर्ड रेमिटेंस या $10,000 की आउटवर्ड रेमिटेंस से आपका कोई करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह पे कोई की तबीयत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो इंटरबैंक से ही होता है। इसलिए इंटरबैंक इतनी हेविली रेगुलेटेड भी है और इंडिकेशन वहीं से मिल रही होती है रेट की। हुआ ये है कि जब आपने अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले जो नया IMF के साथ मुआहदा साइन किया है $3 बिलियन का, जो ख़त्म हो जाएगा थोड़े महीनों में, उसकी कंडीशन एक है कि आपने जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1.25% से ज़्यादा नहीं करना। सो ये जो 335 हुआ है अभी, ये तो कोई 8-9% पे चला गया था फ़र्क, विच इज़ टू मच। सो जो आपने अगले डॉलर्स पकड़ने IMF से, वो आपको फिर इस बेसिस पे मुश्किल हो जाता लेना, और फिर से वही सारी कहानी शुरू हो गई कि आप भाग रहे हो उधर, मिंदे तरले कर रहे हो वगैरह वगैरह, विच द करंट सेटअप डज नॉट वांट टू गेट इनटू। एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ऊपर से और बड़े मसले चल रहे हैं। सो फंडामेंटल वजह ये थी कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का गैप बंद किया जाए क्योंकि IMF का प्रेशर है। यूसुफ, और IMF का अगर नाज़रीन को समझाएं हम, IMF की एक कंडीशन की वजह एसेंशली तो यही है कि IMF को असल में लगता ये है कि इंटरबैंक का रेट जो है वो स्टेट बैंक के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान कम रखती है,
और जिससे होता ये है ऑब्वियसली, अगर आपका जब आप डॉलर के रेट को कम रखेंगे और रुपये को ओवर वैल्यूड रखेंगे असल रेट से, वो जो भी हाइपोथेटिकल एक असल रेट है, तो आर्टिफिशियली नीचे रखेंगे, तो उससे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिस्करेज होती हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो इनकरेज होती हैं, जो ऑब्वियसली IMF नहीं चाहता, बिकॉज जब आप ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होंगे तो आपके पास डॉलर्स की कमी होगी, और वही मसला फिर आप जो आपने जैसे बताया कि फिर आप मारे फिरेंगे, बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, आप हर से किसी तरफ भीख मांग रहे होंगे और लोन मांग रहे होंगे, जो मर्जी करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपका ख़राब होएगा। एग्जैक्टली। तो IMF के जहन में ये बात है कि जी ओपन मार्केट को क्योंकि मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं है एज अपोज टू द इंटरबैंक मार्केट, जहाँ ऑब्वियसली वो स्टेट बैंक की रेगुलेशन जिस तरह आपने पहले बताया, तो ओपन मार्केट जो है वो जो भी रेट है इंटरबैंक उसके करीब करीब रहे, उससे IMF को ये तसल्ली रहती है कि यार इंटरबैंक का रेट जो है वो जेन्युइन रेट है। मगर यहाँ एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इंटरबैंक का रेट जब 330-35 पर चला गया है तो शायद इंटरबैंक का रेट ऊपर जाके उस गैप को क्लोज करेगा और वही जो 4-1 रुपये का अलाउड है डिफरेंस, उस डिफरेंस पे आ जाएगा। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया कि इंटरबैंक के ऊपर जाने के बजाय ओपन मार्केट को वो नीचे ले आए। तो वो बताइएगा कि वो कैसे किया इन्होंने। देखें, ये सारे के सारे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, और उसका मतलब ये है कि एक एक्सटेंसिव क्रैकडाउन किया गया है। और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वो जो इन्वेस्टर था जो ओपन मार्केट में गया था $10,000 ख़रीदने, ये उसकी वजह से जो एकदम रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो मनी चेंजर्स हैप्पीली 10-12 रुपए का प्रीमियम रिसीव करने के लिए दे वर वेरी हैप्पीली टेकिंग दैट प्रीमियम एज वेल। और जो मार्केट ऊपर चली गई, उसके बाद फिर क्रैकडाउन हुआ जब उन्होंने फैसला किया कि इंटरबैंक को तो ऊपर नहीं ला सकते हम, बट इसको ज़रूर नीचे ला सकते हैं। और फिर एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन किया गया अक्रॉस द कंट्री। उसमें कुछ एक्सचेंज कंपनीज बंद की गई हैं, जो B कैटेगरी होती हैं उनको ख़ास तौर पे दे बिन क्रैक डाउन अपॉन, और उनको उनकी बुक्स चेक हुई हैं वगैरह वगैरह। फिर कुछ एग्जांपल्स में हमें बताया गया है कि कुछ लोग भी बिठाए गए हैं एजेंसीज़ के इन मनी चेंजिंग आउटफिट्स, एक्सचेंज कंपनीज वगैरह वगैरह। और उसके ऊपर से उनकी जो कुछ रिकॉर्डेड लाइंस होती हैं वो भी मॉनिटर की जा रही हैं कि ये ट्रेड्स ना हो रही हों अब। सो एक तो कुछ जगहों पे जब उन्होंने ये किया है, सो बाकी लोगों ने देख के ये काम काफ़ी हद तक रोक दिए करना फ़िलहाल। और यकीनन कुछ कर रहे होंगे, बट वो इतने नहीं अब कर रहे कि वो मार्केट को मूव कर सकें। सो एक तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ये था कि ये वाली जो ऑफ द बुक्स, ये जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है, आई थिंक एक फ़र्क ये भी है कि ये यूजुअली सिविल इदारे स्टेट बैंक वगैरह लिया करते थे। इस दफ़ा जो डंडा है वो उसका खाकी किस्म का कोई डंडा लग रहा है, कोई उसके नीचे बूट्स भी हैं। बुस्तान साहब जो हैं, जो चेयरमैन हैं ये मनी एक्सचेंज वालों के, उन्होंने तो कहा है कि ये आर्मी ने किया है सारा का सारा। सो विच मेक्स इट ऑल द मोर इफेक्टिव। हाँ, मेरा ख्याल है कई लोग इसका क्रेडिट जो है डायरेक्ट आर्मी भी नहीं बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की को शुक्रिया अदा कर रहे हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम करके हमारे ये मामलात जो हैं ये कम से कम अभी तक के लिए तो हल कर दिए हैं। जी बिल्कुल। ये कहा तो यही जा रहा है कि आर्मी चीफ का ये था पूरा का पूरा मंसूबा कह लें या जो भी। और इस बात को जो एक्स फेडरल मिनिस्टर वाटर हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने भी किसी टीवी शो पे कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो ISI चीफ को दी गई थी कि आप लीड करें ऑपरेशन और ये सारा का सारा काम जो हमें करके दें। सो कहने का मकसद ये है कि इस लेवल का ऑपरेशन किया गया, वो टेकन वेरी सीरियसली। और वही बात है कि जब लोगों ने देखा है कि किस किस्म का ऑपरेशन हो रहा है और स्पेशली कौन कर रहा है, तो ख़ुद ही दे रियलाइज़ कि अगर अभी हमारे ऊपर क्रैकडाउन नहीं आया, हमारी दुकान पे नहीं आए, तो इससे पहले आए तो ख़ुद ही बंद कर दो। सो एक तो ये काम मनी चेंजर्स एक्सचेंज कंपनीज़ के अंदर ख़ुद जाके हुआ है। जी यूसुफ, इसके अलावा जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का भी बहुत जिक्र होता है और हमें पता है इस वक्त वो बॉर्डर क्लोज भी है, तो उसका इससे क्या रेलेवेंस है? हाँ, तो उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं। अफगान थोड़ा सा समझना पड़ेगा अफगान ट्रांजिट ट्रेड हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली होता ये है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो अफ़गानिस्तान में इंपोर्टर बैठा है फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग इंक्स का, ठीक है जी, उसने चाइना के चाइनीज़ किसी कंपनी से ख़रीदनी है तो उस कर देगा उसको, वो सिर्फ एडवांस पेमेंट पे काम होता है, तो एडवांस पेमेंट कर देगा।
बट उसकी जो इम्पोर्ट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बिल्कुल लैंडलॉक्ड है, वो आएगी कराची। ये हमारी एग्रीमेंट है उनसे। कराची जब वो जहाज़ लगेगा तो वहाँ पे इसका अफ़गानी इम्पोर्टर का ट्रक खड़ा होएगा, ये चल या एक दिन बाद आ जाएगा जैसे भी, और उसके बाद पेपर वर्क होगा शोइंग कि जी ये मेरा माल है, ये बंदा है, इसको देना है, तो आप मुझे प्लीज़ रिलीज़ कर दें। और जाहिर है क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी कोई भी, ड्यूटी फ्री होता है ये। सो वो ट्रक जो है वो चला जाएगा बॉर्डर के थ्रू अफ़गानिस्तान। बट समझने वाली बात यह है कि वो माल अफ़गानिस्तान के लिए था ही नहीं टू बिगिन विद। प्रिंटिंग इंक्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में उस तरह से कोई ज़रूरत नहीं, उधर प्रिंटिंग प्रेसेस इतनी ज़्यादा नहीं है। ये माल था इनिशियली मेंट फॉर पाकिस्तान ही। अब वही माल जो है वापस इसी बॉर्डर के थ्रू गुजरेगा और पाकिस्तान में आ जाएगा, और पाकिस्तानी मार्केट में सप्लाई आ जाएगी इंक्स की जो इम्पोर्टर ने मंगवाई थी, जो पाकिस्तानी इम्पोर्टर था। बॉर्डर से क्लियर कराने का ये तरीका है कि कुछ ऑन ग्राउंड आपको कुछ लोगों की मदद मिल जाती है, और जो माल आ रहा होता है अंदर उसको जो ला रहा होता है वापस, ट्रकर शायद वही वाला होएगा या कोई और होएगा, वो कहेगा कि जी पीछे कोयला पड़ा है या कुछ और पड़ा है जिस पे या तो ड्यूटी है ही नहीं अंडर दिस एग्रीमेंट, या ड्यूटी बहुत मिनिमल है। सो वो माल जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपकी मार्केट में आ जाएगा। फिर रह जाती है इसकी, और हमें प्रॉफिट मैगजीन छापने के लिए इंक्स मिल जाएंगी, इनके मिल जाएंगी, जो कि बहुत महंगी नहीं होंगी, थोड़ी बहुत महंगी होंगी, बिकॉज ये सारी एफर्ट करनी पड़ी, कुछ रिश्वत खिलानी पड़ी बॉर्डर पे, सारा कुछ, तो कुछ ना कुछ तो महंगी होएगी, मगर उतनी महंगी नहीं होगी जितनी कि अगर वो ड्यूटी पे होके आती। लेकिन एक और वजह भी महंगी होने का जो दूसरी लेग है इस ट्रांजैक्शन की, वो है इसकी पेमेंट करना। अब अफगानी को भी तो पैसे वापस करने हैं ना, वो होता है हुंडी के थ्रू, और हुंडी का रेट सबसे हाईएस्ट होता है, सेलिंग रेट ओपन मार्केट से भी ऊपर होएगा। सो ये बेसिकली पेशावर वगैरह करीब इलाकों में मनी चेंजर्स बहुत सारे बैठे हुए, छोटे बड़े, कुछ मनी चेंजर्स भी नहीं है, बस जस्ट डू दिस। वो क्या करेंगे, वो जाके सबसे पहले ओपन मार्केट से उतनी अमाउंट खरीदेंगे फिजिकल कैश डॉलर्स की, ठीक है जी, और उतना रुपया जो इम्पोर्टर है यहाँ पे, वो तो उतना रुपया दे देगा उसको, इक्विवेलेंट जो भी रेट होएगा हुंडी का उस हिसाब से रुपया दे देगा। अब उसका काम है एक्चुअल इंपोर्टर, पाकिस्तानी इंपोर्टर एक्चुअली द एक्चुअल बायर ऑफ द प्रिंटिंग इंक्स फ्रॉम चाइना, वो वाला। सो वो जाके रुपये अमाउंट इक्विवेलेंट दे देगा जितनी भी होएगी वो। अब उस हुंडी वाले का काम है कि उसने किसी तरीके से ये फिजिकल डॉलर्स वो बोरी में बांधे या जिस मर्जी सूटकेस में डाले, जिस तरह मर्जी, उसने हमारे ये जो पोरस बॉर्डर है हमारा काफ़ी, उसमें किसी वीक स्पॉट के थ्रू किसी तरीके से निकाल देने वहाँ पे, वो अफगानी खुद आके ले जाए या बॉर्डर तक कोई और बंदा चल जाए, कि वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट दिस इज़ हाउ इट्स डन, कि वो फिजिकल डॉलर्स जो ओपन मार्केट से जनरेट किए होते हैं हुंडी वाले ने, वो लीक आउट हो रहे हैं इनटू अफगानिस्तान। So, इससे दो चीज़ें हो रही हैं इस पूरी ट्रांजैक्शन में। एक तो आप रेवेन्यू नहीं कमा रहे ऑन ड्यूटी ऑफ इम्पोर्ट, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि आपके डॉलर्स लीक आउट हो रहे हैं। सो इन दोनों चीज़ों पे क्रैकडाउन हुआ है। एक तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, ये हवाला हुंडी वगैरह पे, स्पेशली पेशावर वाली साइड पे काफ़ी बड़ा एक ऑपरेशन किया गया है जहाँ पे ये काम रोका जाए। और दूसरी चीज़ की है इन्होंने कि पाकिस्तान तोरखम जो बॉर्डर है उसको भी सील कर दी है पिछले कुछ 5-6 दिन से, जब से ये शुरू हुआ है नीचे आना रेट, तब से तोरखम बॉर्डर जो है वो बंद है, अभी तक नहीं खोला। सो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो था वो इस चीज़ को एड्रेस करने का, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू जो डॉलर्स लीक कर रहे हैं और ड्यूटी मिस हो रही है, तो ये दूसरी चीज़ की है इन्होंने। और ऑब्वियसली ये आजकल एक बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो कह रही है कि आपने ये बॉर्डर कैसे बंद कर दिया, बिकॉज वो तो ये कहते हैं ना कि भाई इसी बॉर्डर से तो हमारी सारी दुनिया भर से जो इम्पोर्ट्स हैं वो जो असल में उनके इस्तेमाल की इम्पोर्ट्स हैं वो आती हैं। पाकिस्तान मेरा ख्याल है उन्होंने ऑफिशियल लाइन तो ये नहीं ली कि हमने इस वजह से बंद किया, वो कुछ और कह रहे हैं कि जी आपने कोई कंस्ट्रक्शन की है और हमारे फ़ौजी मार दिए वहाँ, मगर या फायरिंग की है, मगर एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान को लगता है कि भाई जो आपकी एक जेन्युइन इम्पोर्ट है जो आपको अपने लिए करनी है, और ठीक है आप पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करें, बट दूसरी वो इम्पोर्ट है जो कि आप अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि हमारे लिए ही कर रहे हैं, और उसमें हमें ड्यूटीज़ का नुकसान हो रहा है। इसको एक तरह से आप स्मगलिंग कह सकते हैं, मतलब बेसिकली जी ड्यूटीज़ का भी नुकसान हो रहा है और हमारे डॉलर्स भी इधर से उधर जाते हैं, फिर पेमेंट होती है। मगर यूसुफ अगर ये सारा कुछ बंद कर देते हैं तो और ठीक है, इसकी वजह से ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी डिमांड डॉलर्स की इन द ओपन मार्केट, जो कि जो हुंडी का इन द एंड तो ट्रांसफ़र तो करने होते हैं ना अफगानिस्तान में इम्पोर्टर को डॉलर्स, तो वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में वन बिग रीज़न वुड बी कि इसकी वजह से ओपन मार्केट में रेट नीचे आया है। मगर ये
इंपोर्ट तो मतलब हमने प्रॉफिट मैगजीन तो छापते रहना है ना, हमें प्रिंटिंग इंक्स तो चाहिए। तो अगर वहाँ से प्रिंटिंग इंक्स नहीं आएंगी तो फिर कहाँ से प्रिंटिंग इंक्स आएंगी? लेकिन वो तो फिर आप इंटरबैंक मार्केट जाएंगे, जो फॉर्मल चैनल है जिससे हमेशा से इंपोर्ट हो रही है। मसला वहाँ ये आ जाता है कि इंपोर्ट बंद है। अब अगर आप कुछ ट्रेजरी वालों से हमारी बात हुई है, सो ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड, बट उन्होंने हमें यही बताया है कि जो सर्कुलर जारी किया गया था कुछ महीने पहले, आपको याद होगा इनिशियली इंपोर्ट बंद हुई थी, बड़ा स्ट्रिक्ट बैन लगा था, लेकिन स्टेट बैंक मानता नहीं था। वो कहता था हमने बंद नहीं की हुई, बस हम मैनेज कर रहे हैं व्हाटएवर। उसके बाद एक सर्कुलर आ गया कि सब इंपोर्ट हमने खोल दी है, सब ठीक है वगैरह वगैरह। आई थिंक दिस वाज आफ्टर द IMF डील, और इनफैक्ट जस्ट बिफोर द IMF डील, बिकॉज दिस वाज अ कंडीशन। हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है फ्रॉम इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर्ड कि वर्बली कहा गया कि ये सर्कुलर हमने वापस ले लिया, वी हैव टेकन इट बैक, और अब अपनी कॉशियस डिस्क्रेशन पे बैंक्स जो हैं वो इंपोर्ट LCs खोलेंगे, ठीक है जी। और आपने अपने ही इनफ्लोज जो आ रहे हैं आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड हो गए, उससे मैनेज करें अपने आउटफ्लोज, ठीक है जी। सो उससे ये हुआ है कि बैंक्स जो हैं फिर उस तरह से LCs नहीं खुल रही जिस तरह से खुलनी चाहिए। आपकी जब इंक की LC लेके जाएंगे आप उनके पास, तो मोस्ट प्रॉब्ली आजकल नहीं खुलेगी वो। सो मसला है ही ये सारे इस क्रैकडाउन का यही कि आपने अफ़गान ट्रेड वाला चीज़ तो बंद कर दी, जिसमें हमने स्मगलर कह दिया, बट वो कुछ मजबूरी में भी कर रहे थे, जिनका कारोबार सारा इंपोर्ट बेस्ड है, वो नहीं बैंक LC खोल के दे रहा, सो दे टर्न टू दिस रूट। अब ये भी बंद हो गया है, बैंक वहीं का वहीं है, वो भी नहीं खोल के दे रहा। सो इससे क्या होएगा, वन थिंग विल हैव टू गिव, या तो आप इंटरबैंक खोल दें या इसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कम कर दें, या होना ये शुरू हो जाएगा कि कारोबार भी बंद होना शुरू हो जाएंगे और मार्केट में शॉर्टेजेस आना शुरू हो जाएंगी। ये एक ठीक है कि हम डॉलर की शॉर्टेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कह रहे हैं प्रिंटिंग इंक्स, चॉकलेट्स, जी जी जो कुछ इंपोर्ट होता है, अदर नेसेसरी आइटम्स, वो चीज़ें की शॉर्टेजेस हो जाएगी। जो और कि यहाँ पर अगर अफगानिस्तान से इंटरबैंक आ में रही आप थी। खोल देते, जो कि अब आपने देखा होगा ये जो इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ है, आपको ज़्यादा फील नहीं हुआ होगा कि आपकी फेवरेट साबुन वगैरह चीज़ें जो हैं वो ग्रोसरी स्टोर पे बहुत देर के लिए गायब हो गई, वो मिल रही थी, क्योंकि ये नहीं सारी चीज़ें हमें तो सब कुछ मिल रहा है इंपोर्टेड आइटम्स, वो सारे बैन के दौरान भी। इनडायरेक्ट अफगान इंपोर्ट स्मगलिंग जो भी कहना उसके ज़रिए आ रही थी, KPL आ रहे थे जो भी, बट अब वो भी बंद है। इंटरबैंक में LC खोलना भी मुश्किल हुआ है, तो अब आपको यू माइट सी शॉर्टेजेस इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मंथ्स मे बी। अच्छा, तो यूसुफ फिर एक तो ये हो गया कि या तो आप इंपोर्ट्स खोल देते हैं फ्रॉम द इंटरबैंक मार्केट, यानी प्रॉपर चैनल से, तो वहां अगर प्रेशर आएगा तो इंटरबैंक का रेट तो फिर ऊपर चला जाएगा और अदरवाइज शॉर्टेजेस होना शुरू कर देंगी। तो एक तो ये वजह है कि जिसकी वजह से लगता है कि ये मेजर जो है ये टेम्परेरीली तो ठीक है, मगर ये लॉन्ग टर्म में इतना आसान नहीं है जितना अगर लग रहा है कि यार सब कुछ ठीक हो गया है। लग नहीं रहा, क्योंकि देखें मैं बार बार वही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। ये आपके किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ करने के लिए तो यू कैन यूज़ सच क्रैकडाउन्स, फोर्स वगैरह, बट दिस इज़ अ मार्केट एंड दिस इज़ एन एंटायर इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी और मार्केट ने रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढना होता है। ये फंडामेंटल्स को आप जिसका कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, तो फंडामेंटल्स को जिसने प्रॉफिट कमाना हो वो भी अपना फिर रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो वो बिजनेसेस भी ढूंढेंगे, वो आपका डॉलर भी ढूंढेगा, सो वो डंडे से मार के नीचे रखना चल जाएगा, बट इतनी देर नहीं चलेगा। वो शायद और प्रीमियम देने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि क्रैकडाउन हुआ है, नहीं मिल रहे होंगे इतने आराम से, तो 20 की जगह 30 रुपये भी दे देगा। एक तो उसको लगता है कि ये रेट जो है अभी भी ऊपर जाएगा, जाहिर है अगर वो खरीदने के लिए तैयार है तो महंगा ही बेचेगा, तो ही थिंक्स कि ऊपर जाएगा। दूसरा, मार्केट में परसेप्शन भी शायद यही है अभी कि ये रेट अभी सेटल नहीं हुआ, क्योंकि ये नहीं हुआ लोगों ने जाके बेचना शुरू कर दिए इन ड्रोव्स जिन्होंने लेके रखे हुए थे। हाँ, अगर 3 से 6 महीने ये यहाँ पे रोक लेते हैं रेट को, फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो इन्वेस्टर भी गायब हो जाएगा मार्केट से जो प्रीमियम पे लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार अब तो इन्होंने काबू कर लिया, ये कहीं नहीं जाता। और दूसरा, जो लेके बैठे हुए थे डॉलर्स बहुत सारे, वो अपने बेच चुके होंगे तब तक तीसरे चौथे महीने में, या बेचने जा रहे होंगे बस। सो फिर तो वो कर लेंगे मैनेज, बट दिस इज ईजियर सेड देन डन। तो बेसिक बात ये है कि कौन पहले थकता है, कौन पहले हमारे इदारे पहले थकते हैं जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, या वो इन्वेस्टर जो कि उसकी परसेप्शन अभी ये है जो पहले थक जाए। यूसुफ, आई थिंक इसमें एक और ये बात भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार आता है, डॉलर का रेट ऊपर जाता है, और ये स्ट्रक्चरल इश्यूज को जब तक सॉल्व नहीं किया जाएगा मसले का लॉन्ग टर्म हल नहीं निकलेगा। और स्ट्रक्चरल इश्यूज को हल करना एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है,
और मसला ये है कि हम अभी जो सारे आपने फिक्सेस बताए ये शॉर्ट टर्म इन नेचर हैं। अब क्या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं और जो बाकी इदारे हैं वो इन शॉर्ट टर्म मेजर्स को इतनी देर चला पाएंगे कि ये शॉर्ट टर्म कर कर ये लॉन्ग टर्म में तब्दील हो जाए? ये आई गेस दिस इज़ एनीबडीज गेस एंड हम क्या कह सकते हैं, कुछ अनलाइकली सी बात लगती है। बिल्कुल, आई एग्री। ये इतना आसान काम नहीं है इसको यहाँ पे रोकना, और मैंने वही कहा 3 से 6 महीने भी, जो कि बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं है, वेरी मीडियम टर्म एट बेस्ट, उतना भी कर गए तो बड़ी बात है। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।